गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोटरी टिकट, रेवेन्यू टिकट, स्टाम्प शुल्क और नोटरी फीस। इन चारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। और आज के हमारे इस वीडियो में हम नोटरी एक्ट 1952, नोटरी नियम 1956 और स्टाम्प एक्ट 1899 पर भी हम चर्चा करेंगे। ये हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। मेरे कई व्यूवर्स ने इस पे मुझसे सवाल पूछा है। DK शर्मा वकील साहब, श्री गंगानगर राजस्थान के जो हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने भी इस पे सवाल पूछा है कि सर आप हमें जानकारी दें। ये एक सभी एडवोकेट्स का विषय है। तो इसमें सर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो नोटरी टिकट है उसको नोटरियल टिकट भी कहते हैं और इसको फोटो के साथ मैंने मेरे पिछले वीडियो में दिखाया है। और स्टाम्प जो स्टाम्प होता है उसको भी मैंने दिखाया है, जो ऑनलाइन स्टाम्प होता है और ऑफलाइन परचेज किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस है सर। नोटरी टिकट नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत हर दस्तावेज पे लगाना नेसेसरी है। आप उसमें कमी नहीं कर सकते। यदि किसी दस्तावेज पे आपने कमी की तो नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 का उल्लंघन माना जाएगा और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण आपको देकर समझा देता हूं कि यदि मध्य प्रदेश में वर्तमान में शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखा जाता है तो स्टाम्प एक्ट 1899 के तहत स्टाम्प शुल्क हो गई सर 50 रुपए। इसको जब नोटरी वकील साहब के द्वारा नोटरी किया जाएगा तो इस पे 50 रुपए की नोटरी टिकट लगाए जाने का कानूनी प्रावधान मध्य प्रदेश में है। तो 50 रुपए की जो नोटरी टिकट वकील साहब के लिए वकील साहब के द्वारा लगाई जाएगी उसे नोटराइल टिकट कहते हैं, नोटराइल टिकट, और उसको अलग से लगाई जाएगी। स्टाम्प शुल्क अलग हो गया, नोटरी टिकट अलग हो गई। तीसरी चीज है, नोटरी वकील साहब द्वारा जो उनकी नोटरी करने की फीस ली जाएगी वो एक अलग हो गया। ये तीनों चीजें सर अलग अलग हो गई। एक ही उदाहरण में मैंने आपको तीन चीजें बता दी हैं। नोटरी टिकट भी हो गया, इसमें स्टाम्प भी हो गया और नोटरी वकील साहब की फीस भी हो गई। ये तीनों अलग अलग चीजें हो गई सारे। यदि आपने 50 रुपए के स्टाम्प को नहीं लगाया तो आपने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 का उल्लंघन किया और वो दस्तावेज विधि अनुसार मान्य नहीं किया जाएगा। यदि आपने नोटरी टिकट में कमी की, 50 रुपए की नोटरी टिकट जैसे लगाई जाती है शपथ पत्र पे, आपने यदि उसको नहीं लगाई तो नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 का उल्लंघन माना जाएगा। इसी प्रकार से नोटरी वकील साहब की फीस जो निर्धारित की गई है नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत, यदि आप फीस नहीं लेते हैं तो ये आपकी इच्छा है सर, आप ले या ना लें, आप फ्री में करें या आपकी स्वेच्छा है। लेकिन यदि आपने ये दोनों चीजें कम लगाई, स्टाम्प शुल्क और नोटरी टिकट, तो ये गवर्नमेंट के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, लॉ का उल्लंघन माना जाएगा और उस दस्तावेज को ग्राह्य नहीं किया जाएगा। नोटरी टिकट में कमी लगाने पर तो एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई करने के भी प्रावधान दिए गए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच खोली जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू का घाटा किया जाता है एक तरीके से। यदि वकील साहब के द्वारा कम टिकट लगाई जाती है तो वो वकील साहब के खिलाफ कानून का एक आधार हो सकता है कार्रवाई का। इसी प्रकार से यदि आपने स्टाम्प शुल्क कम लगाया, फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक एग्रीमेंट से ले लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि एग्रीमेंट सामान्यतः 500 रुपए के स्टाम्प पर लिखा जाता है। मैं सर चूंकि मध्य प्रदेश से हूँ इसलिए मध्य प्रदेश के उदाहरण को लेकर बात कर रहा हूँ मैं। और ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स इसको अपने अपने स्टेट के हिसाब से अपने अपने हिसाब से समझ लें। हालांकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ऑल इंडिया में लागू है और नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 भी ऑल इंडिया में लागू है। 500 रुपए का स्टाम्प का जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, बताने का मकसद ये है मेरा कि वो कमी किस प्रकार से मतलब पैदा होगी और उसका क्या प्रभाव होगा और उससे क्या नुकसान होंगे। यदि दो व्यक्ति के बीच में किसी भी चीज की खरीद बिक्री के लिए एग्रीमेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप मान लें कि एक मकान ए ने बी को बेचा और 500 रुपए के स्टाम्प पे जो लिखा पड़ी का स्टाम्प शुल्क है वो उसकी बजाय उन्होंने उसको 100 रुपए के स्टाम्प पर करवा लिया। पता नहीं कहीं उन्होंने नोटरी भी करवा ली इसकी, जो भी हो। तो अब यदि उनके बीच में ए ने खरीदा है, बी ने बेचा है और उनके बीच तय हुआ कि इस तारीख को हम रजिस्ट्री का निष्पादन करवा देंगे और उस तारीख को बी ने ए के पक्ष में रजिस्ट्री का निष्पादन करने से मना कर दिया। अब ए के द्वारा क्या उपचार रहेगा? जो है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जिसको विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 भी कहते हैं, इसके तहत अनुबंध पालन का दावा कोर्ट में पेश करेगा। धारा 10 के तहत जज साहब से निवेदन करेगा
दावा प्लीडिंग करके उनके वकील साहब पेश करेंगे, निवेदन करेंगे कि सर ये इस तारीख को इसने हमसे रजिस्ट्री का कहा था और रजिस्ट्री का निष्पादन नहीं करवाया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि दावा भी आपने लगा दिया, सामने वाले के ऊपर समन भी जारी हो गया, आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस उसको तामील भी हो गया, वो उपस्थित भी हो गया, वाद विषय भी न्यायालय के द्वारा बना लिए गए, जो आदेश 14 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत बनाए जाते हैं। दावा बयान की स्टेज पे आ गया। आप बयान करवाने के लिए कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े हुए, तो सामने वाले अधिवक्ता ने उस दस्तावेज को एग्जिबिट होने पे आपत्ति ली प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा कि सर ये दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है क्योंकि इस पे उचित स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया गया है। उनकी आपत्ति बिल्कुल मान्य होगी। क्यों? क्योंकि जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में जो स्टाम्प शुल्क बताया गया है, यदि आप उसको चस्पा नहीं करेंगे तो वो दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाएगा कोर्ट में। वकील जज साहब उस दस्तावेज को वहीं रोक देंगे। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ये तो सर आपको नुकसान क्लियर पता लग गया कि वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा और जज साहब प्रकरण को उसी स्टेज पे उसको एग्जिबिट नहीं कराने देंगे। उस पर आपत्ति लगा दी जाएगी, वो वकील साहब जो लेंगे बयान में उसमें लिखित आपत्ति रख ली जाएगी और उसको जो है कि निराकरण के लिए रख लिया जाएगा और अगले तारीख पे या तो जज साहब उसका निराकरण करें या उसी तारीख पर निराकरण कर दें। इसी स्थिति में फिर आपके सामने ये नुकसान तो सर आपका हो गया। अब आप वो अगला कदम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप वो नहीं उठाएंगे तो वो दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा और आप केस हार जाएंगे। इसी स्थिति में जो वादी अधिवक्ता है उनके द्वारा धारा 35 स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत आवेदन कोर्ट में जज साहब के सामने पेश किया जाएगा कि सर इसमें स्टाम्प शुल्क की जो कमी है उसे हम पूरा करना चाहते हैं, तो हमें अनुमति दी जाए कि हम कलेक्टर ऑफ स्टाम्प में ले जाकर इसकी उचित स्टाम्प शुल्क हम इस पे लगवा देवें। न्यायालय के द्वारा उनकी आपत्ति को मान्य किया जाता है, सामान्यतः मान्य किया ही जाता है, 100% मान्य किया जाता है और उनको अवसर दिया जाएगा। वो वकील साहब आदेश पत्रिका की प्रमाणित कॉपी लेके एक आवेदन लेके कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष जाएंगे और उनको बताएंगे कि सर ये स्टाम्प ड्यूटी हमारी लगना उस समय रह गई थी, तो आप इसको उचित रूप से स्टाम्पित करें। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प महोदय के द्वारा उसकी जांच की जाएगी और उसमें दंड का भी प्रावधान है, उसमें जुर्माना भी अलग से किया जाएगा और उस पर स्टाम्प शुल्क चस्पे की अनुमति दी जाएगी। आप उसको शुल्क जमा कराएंगे, रसीद के साथ आपको दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप उस दस्तावेज को कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और फिर आपके बयान चालू होंगे, उसके बाद वो साक्ष्य में ग्राह्य मानी जाएगी। तो ये तो सर हो गया आपका सबसे बड़ा नुकसान और उसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये स्टाम्प की कमी हो गई। जो हमारा जो मेन वीडियो चल रहा है सर, नोटरी टिकट, स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प टिकट और नोटरी फीस, ये चारों के बारे में हम चर्चा करना है। तो एक तो स्पष्ट हो गया सर कि कितना बड़ा नुकसान है। यदि हम उस समय 150 रुपए को देख लेते हैं तो बाद में विवाद होता है तो हमें लेने के देने पड़ते हैं। ये जो 150 रुपए हम कम देखते हैं, जैसे 500 रुपए के स्टाम्प पे एग्रीमेंट होता है और हम 100 रुपए पे करा लेते हैं, हम सोचते हैं हमने 400 रुपए बचा लिए, लेकिन जो आपको कलेक्टर ऑफ स्टाम्प में जो उसका स्टाम्प ड्यूटी का जो जुर्माना भरना पड़ेगा वो 20 गुना तक भी, 10 गुना तक भी है, जैसा उनको उचित लगे। फिर ऐसी स्थिति में आपको वो 400 रुपए की बचत 5,000 8,000 रुपए के नुकसान के रूप में बाद में चुकाना पड़ेगी, वरना आप केस ही हार जाएंगे तो आपके पास से वो लाखों की प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। इसलिए हमें जो भी कार्य करना है विधि अनुसार करना है, ताकि हमें भी भविष्य में दिक्कत ना जाए और हमारे द्वारा कानून का उल्लंघन भी ना हो। तो ये तो सर एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ नोटरी टिकट के संबंध में। जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में 50 रुपए की नोटरी टिकट शपथ पत्र पर भी लगाई जाती है और अनुबंध पत्र पर भी लगाई जाती है, एग्रीमेंट पर भी। अब यदि किसी नोटरी वकील साहब के द्वारा 50 रुपए की बजाय उस पर 10 रुपए की नोटरी टिकट लगा दी गई और 40 रुपए की उनके द्वारा बचत कर ली गई, तो ये सीधा सीधा सर नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 का उल्लंघन है। इसके संबंध में तो समय समय पर जांच भी की जाती है सर, इसका तो रिकॉर्ड भी पूछा जाता है। यदि किसी दस्तावेज में कम टिकट पाई जाती है तो नोटरी वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई का बड़ा जबरदस्त प्रावधान है सर। इसमें मैंने पिछले के वीडियो बनाए हैं। मतलब यदि नोटरी वकील साहब दोषी पाए जाते हैं तो उनका लाइसेंस, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, काफी पुरानी बात है, तो उनके वकील साहब के दस्तावेज पे काफी टिकटें कम पाई गई थी। और हालांकि सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब लोगों की दुश्मनी हो जाती है और लोग एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं तो वो फिर छोटी छोटी कमियां ढूंढने लगते हैं। तो उन वकील साहब की जो भी सामाजिक या पॉलिटिकल रूप से जो भी लड़ाई रही हो, तो उनके विपक्षी गणों के द्वारा काफी शिकायत की गई, उसमें जांच भी की गई और नोटरी टिकट के अलावा भी बहुत से आधार भी पाए गए और उनका नोटरी लाइसेंस रद्द भी कर दिया गया सर। ये मैं आपको प्रैक्टिकली उदाहरण बता रहा हूँ सर, मैं आपको, ताकि आप सचेत रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें। ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स के लिए मैंने स्पेशल वीडियो इसलिए बनाया है। तो नोटरी टिकट एक गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है आपके आने वाले करियर में, आपके लाइसेंस को रद्द भी करवा सकता है। इसलिए नोटरी टिकट लगाना सर आवश्यक है। रेवेन्यू टिकट क्या होती है सर?
रेवेन्यू टिकट जो है कि चिपकाने की आती है। स्टाम्प शुल्क एक स्टाम्प के रूप में आता है, रेवेन्यू टिकट चिपकाने के रूप में आती है। तो उसकी तो आवश्यकता वैसे बहुत कम पड़ती है। वो जनरली जो है कि आवेदनों के ऊपर लगाई जाती है। और इसी प्रकार से जो एक कोर्ट टिकट भी होती है, कोर्ट फीस टिकट, जो कोर्ट में जो दावा चल रहा होता है तो उसके दौरान वकील साहब के द्वारा आवेदन पे चस्पा करके आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे 10 रुपए की टिकट लगा के आवेदन जज साहब के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये एक अलग चीज हो गई। इसका स्टाम्प शुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है और नोटरी टिकट से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी प्रकार से जुडिशल स्टाम्प जो मैंने आपको बताया जिसपे लिखा पढ़ी होती है, और नॉन जुडिशल स्टाम्प जिसपे लिखा पढ़ी होती है, और जुडिशल स्टाम्प वो होते हैं जिसपे कोर्ट फीस कोर्ट में भरी जाती है, ऑनलाइन भी भरी जाती है। तो इस प्रकार से ये सर चारों जो टिकट हैं, ये चारों चीजें अलग अलग होती हैं। मेरे कई व्यूवर्स ने इस पे सवाल भी पूछा है और उनके अंदर काफी डाउट और कंफ्यूजन्स भी थे। तो इसलिए मेरे द्वारा ये आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, ताकि आप लोगों के मन में जो भ्रम और डाउट है वो दूर हो सके। नोटरी फीस के संबंध में सर मेरे चैनल पे वीडियो पहले से अपलोड है, 36 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है। मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा मुझसे कहा गया कि सर आप नोटरी फीस पर भी वीडियो बनाएं, तो आप मेरे चैनल पर देख लें, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और अभी वर्तमान में सर मेरे द्वारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे भी वीडियो बनाए गए हैं, जिनके मैं नाम आपको बता देता हूं। ये जो नाम मैं बता रहा हूं सर 8 वीडियो के, इन सबकी ई बुक मेरे द्वारा एक ही तैयार की गई है। 65 पन्नों की ई बुक है। यदि किसी वकील साहब को, कानून के छात्र को या किसी व्यक्ति को आवश्यकता है तो वो उसको उसमें से परचेस कर सकता है। 99 रुपीज मेरे द्वारा उसकी कीमत रखी गई है। इसमें क्या क्या बताया है सर मैंने, जो वीडियो अलग अलग बनाए सर मैंने, क्योंकि वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए ताकि आप लोगों को सुनने में भी आसानी हो। इसमें जो वीडियो बनाए मैं उनके नाम बता देता हूँ सर। नंबर 1 है, क्या नोटरी रजिस्टर जमा करना अनिवार्य है? नंबर 2 है, क्या नोटरी रजिस्टर जमा करने की प्रक्रिया क्या होगी? नंबर 3 है, नोटरी रजिस्टर की आवश्यकता पड़ने पर क्या प्रक्रिया हम अपनाएं, मतलब किस प्रकार से प्राप्त करें, जमा हमने करा दिया उसके बाद। नंबर 4 है, नोटरी और उसकी कानूनी स्थिति। इस वीडियो में मैंने बताया है कि क्या नोटरी लोक सेवक होते हैं, क्या नोटरी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, क्या नोटरी पब्लिक ऑफिसर होते हैं, और अगर पब्लिक ऑफिसर होते हैं तो उनके कार्य और भूमिका क्या होगी। नंबर 5 है, नोटरी रजिस्टर में क्या क्या दर्ज होता है, नोटरी से संबंधित सामान्य प्रावधान। इस पे मैंने अलग वीडियो बनाया। नंबर 6 है, नोटरी रजिस्टर से जुड़े कानूनी विवाद। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। नोटरी रजिस्टर का सही प्रबंधन कैसे करें, मतलब किस प्रकार से एंट्री करें, किस प्रकार से उसका रख रखाव करें, किस प्रकार से उसकी सुरक्षा करें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी है। नंबर 8 है, नोटरी रजिस्टर खो जाने पर क्या करें, मतलब किसी वकील साहब का रजिस्टर खो गया है, नष्ट हो गया है, चोरी हो गया है, तो उन्हें क्या करना होगा। क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब आप नोटरी रजिस्टर नोटरी सेल में जमा नहीं करवा पाएंगे तो आपको अनुमति लेटर सीओपी का 5 साल का फिर बाद में नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत आवश्यक कानूनी प्रावधान है। नोटरी नियम 1956 की धारा 11 में भी स्पष्ट बताया गया है। और इन नियमों के तहत वो रजिस्टर जमा कराना सर आपको नेसेसरी है। यदि आप जमा नहीं कराएंगे तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और इसका आपके करियर पे बड़ा गंभीर असर पड़ेगा। आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। नोटरी का जो रजिस्टर है, नोटरी नियम 1956 की धारा 11 की उपधारा 4 में बताया गया है कि इस रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पे हर नोटरी वकील साहब को एक पृष्ठांकन करना होगा कि इस नोटरी रजिस्टर में एक लगायत 100 पृष्ठ हैं। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, यदि आपका छोटा रजिस्टर है तो 50 पृष्ठ लिख सकते हैं, 20 का है तो 20 लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना जरूरी है। और हर पेज पे आपको क्रमांक डालना भी जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि उसमें से कोई पेज तो नहीं फाड़ा गया है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई एविडेंस तो नहीं छुपाया गया है, कोई गलत एंट्री थी उसको छुपाने के लिए पेज फाड़ के नष्ट तो नहीं किया गया है। तो ये नेसेसरी प्रावधान है। यदि आप नोटरी के ऊपर ये इंदराज नहीं करेंगे, ये एंट्री नहीं करेंगे, तो आपका रजिस्टर नोटरी सेल के द्वारा नहीं लिया जाएगा। वहां से आपको उसकी प्राप्ति अभिस्वीकृत रसीद दी जाएगी। ये प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद रजिस्टर जमा करने के बाद जो आपको मिलेगी, एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। क्योंकि इन फ्यूचर भविष्य में यदि उस जमा किए गए रजिस्टर से संबंधित आपको यदि कोई कानूनी जानकारी कोई गवाह अदालत में देना पड़ता है, तो आपको उस रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी लेना पड़ती है, या उस रजिस्टर को आपको वहां से प्राप्त करके कोर्ट में पेश करना होता है। ऐसी स्थिति में वो जो रसीद आपको नोटरी विभाग से दी गई है जमा करने की प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद, उसको दिखाकर आवेदन लगाकर ही आप वहां से ये सभी कार्रवाई कर सकते हैं और प्रमाणित प्रतिलिपि या नोटरी रजिस्टर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास जमा कराने की रसीद नहीं होगी तो ये माना जाएगा कि आपने रजिस्टर जमा नहीं करवाया, और आपसे वहां वहां से आपको ना तो प्रमाणित कॉपी दी जाएगी और ना ही आपको वो नोटरी रजिस्टर दिया जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि वो रसीद भी हमसे गुम गई, तो एक बोनाफाइड कारण है सर, एक सद्भाविक आधार है
हो जाता है कभी कभी इंसान के जीवन में भूलवश, तो आप उसमें नोटरी सेल को सूचित करें, वो उनके रिकॉर्ड में देखेंगे और पाएंगे और आपको नई रसीद भी बनाकर दे सकते हैं। लेकिन यदि आपने जमा ही नहीं करवाया, कानूनों का उल्लंघन ही कर दिया, कानून को ताक में रख दिया आपने, तो ऐसी स्थिति में इसके गंभीर नुकसान आपको भुगतना होंगे। इसी प्रकार से ये जो मैंने आपको सर 9 अभी जो नाम बताए, ये इन 9 के ऊपर ही मैंने एक ही ई बुक बनाई है। मेरे कई व्यूवर्स का मुझसे अक्सर ये कहना होता है कि सर आप जो भी वीडियो में जानकारी देते हैं उसे आप हमें रिटर्न में भी उपलब्ध कराएं। तो मैंने एक ही ई बुक में ये सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है। और उसी वीडियो के नीचे ये जो मैंने आपको बताए हैं 8 वीडियो, हर वीडियो के नीचे उस ई बुक को मैंने कॉपी से पेस्ट कर दिया है और अमेजोन पे मेरे द्वारा ई बुक बनाई जाती हैं। आप जैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। जिस भी वकील साहब को या जिस भी कानूनी छात्र को या जो भी आम व्यक्ति है जिसको आवश्यकता लगती है, वो ये मेरे द्वारा एक कोशिश है कानून की जागृति पैदा करने की। और वीडियो की मेरी ई बुक के प्रारंभ में मैंने डिस्क्लेमर पहले ही लिख दी है कि ये एक जागरूकता के लिए बनाई गई है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह लेना है तो आप वकील साहब से जरूर संपर्क करें, क्योंकि हर केस की स्थिति, परिस्थिति, कंडीशन सब कुछ डिफरेंट होता है, एक जैसा कुछ भी नहीं होता। तो ये एक सिर्फ जागरूकता का मकसद है और आप इसी को आधार मानकर बिल्कुल कार्रवाई ना करें। आप पहले वहां अपने प्रॉपर वकील साहब से संपर्क कर लें, उनसे जांच कर लें, मशवरा कर लें और जो बुक में ला है उसे भी देख लें। लेकिन उसी ला को आधार और सरल करके मेरे द्वारा आपके सामने ई बुक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये मेरे द्वारा मेरे व्यूअर्स की मांग पे ये समस्या का समाधान किया गया है। तो इस प्रकार से ये सर जो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक था कि रेवेन्यू टिकट, नोटरी टिकट, स्टाम्प शुल्क और जो है कि नोटरी फीस, इन चारों में मैंने अंतर आपको बता दिया है। चारों चीजें अलग हैं। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि नोटरी टिकट चस्पा करना नेसेसरी है। किसी भी कंडीशन में आप किसी भी दस्तावेज पे नोटरी शुल्क में कमी नहीं रख सकते। अगर आपने रखी तो कानून का उल्लंघन होगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से मेरे एक विवर्स हैं जो श्री डी के शर्मा वकील साहब हैं, गंगानगर राजस्थान के। उन्होंने ये भी पूछा है कि आय प्रमाण पत्र, प्रोमोनेट, प्राइमरी नोट, इन पे जो रेवेन्यू टिकट चस्पा होती है तो अलग से क्या नोटरी टिकट लगाना होगी। तो सर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ चूंकि, तो यहाँ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और ऑल इंडिया लेवल पे आप सभी एडवोकेट्स इसको अपने अपने स्तर से समझ सकते हैं। तो जो आय का प्रमाण पत्र है सर, जाति, आय और मूल निवासी के जो प्रमाण पत्र हैं ये ऑनलाइन दिए जाते हैं। ऑनलाइन दिए जाते हैं तो इसको जो है कि ऑनलाइन इसकी प्रिंट आउट निकलती है और इस पर कोई रेवेन्यू टिकट चस्पा नहीं होती है। दूसरी बात है सर प्राइमरी नोट की नोटरी। तो सर मैंने तो आज तक मेरे क्षेत्र में कहीं भी प्राइमरी नोट की नोटरी होते नहीं देखी है। और जो प्राइमरी नोट है वो एक वचन पत्र होता है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे को जो कर्ज देता है तो उसकी वो लिखा पढ़ी होती है, गवाह होते हैं और उस पर एक लाल टिकट जो छोटी सी लगती है पोस्ट ऑफिस की, वो अक्सर चस्पा होती है और वो उसी को पर्याप्त मान लिया जाता है और उसी के आधार पर कोर्ट में दावा भी प्रस्तुत होता है। और यदि कोई व्यक्ति नोटरी करवाना चाहता है तो उसके संबंध में सर मैंने मेरे क्षेत्र में आज तक नहीं देखा। प्राइमरी नोट के आधार पर ही अदालत में दावा पेश होता है कि सर इसने हमसे उधार लिया था और वापस नहीं किया और ये प्राइमरी नोट लिखा था, और कोर्ट इसी को साक्ष्य में ग्राह्य भी मानती है, उसको एग्जिबिट भी होता है और उसके आधार पर डिसीजन भी दिया जाता है। वो अपने आप में एक मुकम्मल और कंप्लीट दस्तावेज है, उसकी नोटरी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि नोटरी उसकी होती है सर, तो मैंने बताया कि मेरे क्षेत्र में सर मैंने तो आज तक नहीं देखी किसी को भी करवाते हुए। तो इसके लिए तो सर नोटरी सेल आप एक बार फोन करें, ईमेल भेजें, तो हो सकता है वहां से आपको कोई दिशा निर्देश प्राप्त हो। हालांकि नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में इसका उल्लेख हुआ है, हुंडी का भी उल्लेख हुआ है, नोटरी, हुंडी, वचन पत्र। तो हुंडी सर जो कि इस प्रकार से उसको परिभाषित किया गया है कि यदि एक जो मेन व्यक्ति है, हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं ए और बी और सी, तीन व्यक्ति हैं। ए से बी को 10,000 रुपये लेना है, एक उदाहरण के तौर पे ए से बी को 10,000 रुपये लेना है। तो ए बी से कहता है कि अब ये 10,000 रुपये मैं आपको नहीं दूंगा, ये 10,000 रुपये सी देगा, और इसी चीज की वो लिखा पढ़ी करते हैं और इस लिखा पढ़ी में वो सी भी स्वीकृति उसमें देता है। तो ये सर हो गया हुंडी एक तरीके से। जहां तक सर जहां तक मैंने समझा है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो सर मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसको बुक में भी समझ लेना। लेकिन जहां तक मैंने समझा है तो इसकी भी सर मैंने अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में तो सर कहीं भी नोटरी होते हुए नहीं देखी है। लेकिन अगर इसके बारे में कोई प्रावधान हो तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नोटरी सेल ईमेल भी भेजें
और जो है कि फ़ोन से भी बात करें और उनसे दिशा निर्देश इसमें लें, और आपको जो भी जानकारी प्राप्त हो तो आप मुझे भी बताएं, ताकि मेरे भी नॉलेज में वृद्धि होगी। और जो है कि मैं आप ऑल इंडिया के सभी एडवोकेट्स के लिए उस पे नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इस प्रकार से सर आय का भी स्पष्ट हो गया, और रेवेन्यू टिकट नोटरी टिकट भी स्पष्ट हो गए, जाति आय मूलावासी का भी मैंने बता दिया, और पराक्रम में लिखित अधिनियम का भी सर उसमें है, ये मैंने देखा है 1881 के तहत जो नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 है उसमें बताया गया है। तो वो भी सर मैं आपको बता दूं कि सर चेक की भी नोटरी होते हुए तो मैंने नहीं देखी सर, पूरे क्षेत्र में नहीं देखी और कहीं भी नहीं देखी। मतलब ये मेरे पास में ऐसा कोई दस्तावेज आज तक आया ही नहीं जिसमें चेक की नोटरी हुई हो, प्राइमरी नोट की नोटरी हुई हो, या फिर आय जाति मूल निवासी की नोटरी हुई हो। ऐसा कोई दस्तावेज सर मैंने नहीं देखा। तो मेरा आप मेरे ऑल इंडिया के सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी नोटरी सेल इस संबंध में ईमेल भी भेजें और दिशा निर्देश लें कि सर इसका स्पष्टीकरण आप हमें बताएं कि इसकी हम किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि चेक भी अपने आप में कंप्लीट दस्तावेज होता है सर। और जो बैंक से डिसऑनर प्राप्त होता है उसका कारण लिख के कि खाते में अपर्याप्त फंड था, वो 8-10 कारण होते हैं। तो उन्हीं के आधार पे नोटरी परक्राम लिखित अधिनियम 18 अदालत में दावा पेश होता है। उससे पहले एक वकील साहब के द्वारा नोटिस दिया जाता है उसको रुपए की वापसी के लिए। 15 दिन का उसमें समय दिया जाता है। 15 दिन के अंदर अगर वो रुपए वापस नहीं करता है तो 15 दिन के बाद फिर 1 माह के अंदर कोर्ट में दावा पेश किया जाता है। नोटरी वो जो चेक पे जो तारीख लिखी होती है उसकी म्याद 3 महीने की होती है। 3 महीने के अंदर दावा पेश करना आवश्यक होता है, और उसके आधार पर जज साहब के द्वारा फैसला भी दिया जाता है। उसमें कोई अतिरिक्त नोटरी की आवश्यकता नहीं होती है, जिस प्रकार से प्राइमरी नोट पे भी आवश्यकता नहीं होती है, और हुंडी का भी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से सर ये नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में जो वकील के कार्य दिए गए हैं उसमें इन शब्दों का उल्लेख जरूर हुआ है। लेकिन जो सामान्यतः सर जो नोटरी की जाती हैं वो आप सभी लोग जानते हैं, वसीयत पत्र हो गया, वसीयतनामा हो गया, शपथ पत्र हो गया, अनुबंध पत्र हो गए, घोषणा पत्र हो गई, और कुछ विदेशी भाषाओं में जो कन्वर्ट होके जो दस्तावेज होते हैं वहाँ के ला के हिसाब से वो हो गए। वो बाकी सारी सूची उसमें दे रखी है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में जहाँ तक मुझको सर जानकारी थी मैंने आपको जानकारी प्रदान कर दी है। और जो हमारा वीडियो का मुख्य जो टॉपिक था, टाइटल था कि नोटरी टिकट, रेवेन्यू टिकट, स्टाम्प शुल्क में क्या अंतर है। तो सर इसमें मैंने आपको मुकम्मल कंप्लीट जानकारी दे दी है। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने मेरे वीडियो में जो अभी आपको 8 वीडियो बताए थे जो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, इन 8 ही वीडियो को मैंने एक ही ई बुक के अंदर सर समाहित कर दिया है। आप इसको देख सकते हैं। और ये जो मेरा वीडियो है तो इसमें मैंने पहले भी नोटरी और रेवेन्यू टिकट में क्या अंतर है उस पे एक ई बुक तैयार की है, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा। हो सकता है कि कुछ जानकारी जो मैंने इस वीडियो में आपको अलग तरीके से दी है वो उसमें ना हो, लेकिन लगभग लगभग जानकारी उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से सर उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।